हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि विद्युत सेल क्या होता है, इलेक्ट्रिक सेल, और विद्युत सेल से संबंधित जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं हम उन्हें आज देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि विद्युत सेल कहते किसे हैं, ये होता क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल। तो इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस, विद्युत सेल जो है एक युक्ति है, एक डिवाइस है जो अपने अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। जो इलेक्ट्रिक सेल है, विद्युत सेल है, वो अपने अंदर केमिकल रिएक्शन जो है करता है, केमिकल रिएक्शन होता है, और उस केमिकल रिएक्शन के कारण जो सेल के अंदर केमिकल एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है। ठीक है, बेसिकली हम लोग जो सेल यूज़ करते हैं उसमें H2SO4 यूज़ करते हैं। तो जो H2SO4 होता है वो ब्रेक होता है, टूटता है, और टूटने के पश्चात वो एनर्जी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो सिंपल जो है सेल को, जैसे कि विद्युत सेल जो है, सेल को ऐसा एक सिंबल है जिसके द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं, और इस विषय में हम लोग पहले से भी जानते हैं। एक हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल और एक को हम लोग नेगेटिव टर्मिनल दिखाते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि विद्युत सेल से संबंधित दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, एक है ईएमएफ और दूसरा है पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। मैं आपको यहीं पे क्लियर कर दूं कि जो ईएमएफ है वो किसी सेल का होता है, किसी बैटरी का होता है, लेकिन यह कोई फोर्स नहीं है, यह कोई बल नहीं है, और ना ही इसका मात्रक न्यूटन होता है। ईएमएफ जो है एनर्जी की एक मात्रा है, ऊर्जा की एक मात्रा है, और वह कितना होता है, क्या होता है, ज़रा देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक सिंपल सर्किट है जिसमें एक सेल लगा हुआ है। ठीक है, यह एक सिंपल सर्किट है और इसमें एक सेल लगा हुआ है, और इसमें एक प्रतिरोधक लगा है जिसका प्रतिरोध है R ओम। ठीक है, तो हमें पता है कि जो करंट होता है, विद्युत धारा जो होती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है वो सेल के अंदर जो करंट का फ्लो होता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल क्यों होता है। तो करंट ऐसे जैसे कि फ्लो होती रहती है, और ये कौन सा करंट है, दिष्ट धारा है, डायरेक्ट करंट है। जो इलेक्ट्रिक सेल, विद्युत सेल जो करंट प्रोवाइड करती है, इलेक्ट्रिक सेल की सहायता से, विद्युत सेल की सहायता से जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं किसी वायर के अंदर, वो कौन सा होता है, डायरेक्ट करंट होता है, डीसी करंट होता है, और जैसे कि वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में होता है। ठीक है, लेकिन एक और करंट हम लोग पढ़ेंगे, वो पूरा का पूरा एक चैप्टर ही है, जो है कि अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। तो उसमें क्या होता है कि कुछ समय तक करंट एक डायरेक्शन में, और फिर उतने ही समय तक उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है। ठीक है, उसे हम लोग प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, वो अल्टरनेटिंग करंट होता है। लेकिन यहाँ पर जो ये है, ये दिष्ट धारा है, डायरेक्ट करंट है। अगर करंट कई डायरेक्शन है
तो हमेशा इसमें करंट का डायरेक्शन यही रहेगा। ठीक है, अब मैं मान लेता हूँ कि इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो I है। ठीक है, जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना है I, तो हर जगह I होगा, यहाँ भी I होगा, यहाँ भी I होगा। ठीक है, तो जो करंट फ्लो हो रहा है वो I है, और ये जो प्रतिरोधक लगा हुआ है इसका प्रतिरोध कितना है कैपिटल R। तो मैं आपसे पूछूं कि इस प्रतिरोधक के दोनों सिरों का विभवांतर बताइए, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा विभवांतर। तो जैसे कि आपको बात ये पता होगा कि जो करंट होता है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है, कोई भी चीज़ है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है। तो यहाँ पे जो है अगर बात करें तो ये हाई पोटेंशियल पे होगा और ये लो पोटेंशियल पे होगा। तो इसके जो पोटेंशियल है मैं इसको अगर मान लूँ V2 और इसको मैं मान लूँ कौन सा V1, तो V2 माइनस V1 ये क्या होगा डेल्टा V होगा, और ये कितना होगा अगर ओम का नियम आप लगाएं तो क्या बोलता है V बराबर IR, तो क्या होगा करंट I और इनटू प्रतिरोध कितना R। इस वायर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट मल्टीप्लाई इसका रेजिस्टेंस, उनको करेंगे तो क्या मिलेगा इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस विभवांतर मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। बट मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे EMF की बात कर रहा हूं, विद्युत वाहक बल की बात कर रहा हूं, जो एक तरह का एनर्जी है, अमाउंट ऑफ एनर्जी है। मैं बात कर रहा हूं EMF का, ये कोई फोर्स नहीं है, ये कोई बल नहीं है, और ना ही इसका मात्रक न्यूटन होता है, ये एनर्जी का अमाउंट है। और वो कितना होता है जरा समझिएगा, एकांक आवेश को संपूर्ण परिपथ में सेल सहित बैटरी को लेते हुए, ठीक है, एकांक आवेश को संपूर्ण परिपथ में एक बार घुमाने के लिए, एक बार प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। जरा समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। एकांक आवेश को मान लीजिए 1 कूलम चार्ज है, तो 1 कूलम चार्ज को एक बार फ्लो होने के लिए, एक बार प्रवाहित होने के लिए पूरे सर्किट में, अगर मैं पॉजिटिव टर्मिनल से शुरू करूं तो 1 कूलम चार्ज यहां से लेकर के ऐसे फ्लो होते हुए फिर 1 कूलम चार्ज फिर पॉजिटिव टर्मिनल तक, पूरे सर्किट में एक चक्कर, 1 साइकिल। तो एकांक आवेश को संपूर्ण परिपथ में एक बार प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा, इस विद्युत सेल द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो विद्युत वाहक बल क्या है, एनर्जी का अमाउंट है, ऊर्जा की एक मात्रा है, जो क्या करता है तो एकांक आवेश को एक बार संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित करा देता है। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि मुझे जरूरत पड़ा जो है सो कि 100 जूल, इस बात को जरा समझिए, 1 कूलम चार्ज को संपूर्ण परिपथ में घुमाने के लिए एक बार 100 जूल एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। तो हम बोलेंगे कि विद्युत वाहक बल जो है वह 100 जूल प्रति कूलम है, मतलब 1 कूलम चार्ज को पूरे परिपथ में घुमाने के लिए, प्रवाहित कराने के लिए 100 जूल चाहिए। तो क्या होगा 100 जूल प्रति कूलम, और जूल प्रति कूलम से आप परिचित हैं, इसे हम वोल्ट भी कहते हैं। आप याद करो जब हमने पोटेंशियल पढ़ा था तो क्या था, V बराबर W/Q, तो W का यूनिट जूल, नीचे चार्ज का कूलम, जूल प्रति कूलम, और इसको हम लोग क्या कहते थे, वोल्ट भी कहते थे। तो जो वोल्ट होता है वो आपका जूल प्रति कूलम होता है। तो ध्यान से देखिए तो ये एक तरह का वोल्ट ही है। तो EMF का जो यूनिट है वो क्या होगा, वोल्ट होगा, ठीक है। तो 100 जूल प्रति कूलम, तो हम क्या बोलेंगे 100 वोल्ट, ठीक है। अब हम लोग EMF को कैपिटल E से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी हम लोग सेल यहाँ पे इस तरह का सिंबल देंगे, वहां मैं लिखूंगा कैपिटल E। आई बात समझ में। तो कैपिटल E जो है वो सेल के EMF को प्रदर्शित करेगा, ओके। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो EMF होता है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल विभवांतर से किस प्रकार से अलग होता है, जरा समझने का प्रयास कीजिए। EMF क्या है, एकांक आवेश को संपूर्ण परिपथ में
एक बार प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा। लेकिन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है कि एकांक आवेश को पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक, उसमें सेल इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। एकांक आवेश को पॉजिटिव टर्मिनल से कहां तक, नेगेटिव टर्मिनल तक एक बार प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अर्थात टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। ये बात समझ में आई? तो सेल को लेते हुए संपूर्ण परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने के लिए सेल जो एनर्जी सप्लाई करती है, सेल जो एनर्जी देती है, वो एनर्जी ईएमएफ कहलाती है। और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है कि एकांक आवेश को पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक, दैट मीन्स एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। अब यहीं पे थोड़ी सी बात और समझ लेते हैं कि जो वायर होता है, ये जो वायर होता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल दोनों बताइए, क्या एग्जैक्ट इक्वल होंगे, मतलब बराबर होंगे? तो आंसर है कि एग्जैक्ट तो इक्वल नहीं होंगे, वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। इसका पोटेंशियल अलग होगा, इसका पोटेंशियल अलग होगा, ठीक है। लेकिन ये जो वायर है ये कोई कंडक्टर होगा, और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था R इज इक्वल रो इंटू एल बाई ए। तो ये था किसी L लंबाई और एक अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल वाले किसी चालक तार का प्रतिरोध, यदि उसकी प्रतिरोधकता रो हो, तो आप यहां से निकाल सकते हैं। तो यदि मान लीजिए कि ये कॉपर का वायर है या एल्युमिनियम का वायर है, तो आप ये जानते होंगे कि जो रो का वैल्यू होता है वो बहुत ही कम होता है, 10⁻⁸, 10⁻�6। तो ये काफ़ी कम वैल्यू है। तो जब यहाँ पे आप रख करके सॉल्व करेंगे, ये जो पूरा का पूरा जो कैलकुलेशन होगा हमारा बहुत ही कम वैल्यू होगा। मतलब वायर का जो रेजिस्टेंस होगा ये इस रेजिस्टेंस की तुलना में, इस प्रतिरोधक के प्रतिरोध की तुलना में बहुत ही कम होता है, जिसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नेग्लेजेबल मान सकते हैं, और उसे हम शून्य मान सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा जरा सोचिए, अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, यानी जहां तक ये वायर है, अगर मैं मानूं कि रेजिस्टेंस 0 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू, हमने पढ़ा है IR, करंट I इंटू R। तो यदि R 0 हो जाए तो V क्या हो जाएगा, 0। दैट मीन्स इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 0 है, ठीक है। तो आप ये सोच सकते हैं, यहाँ पे एक चीज गौर भी कर सकते हैं कि दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 है और फिर भी करंट का फ्लो हो रहा है, कंटिन्यूअसली करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, फिर भी उसके बीच में करंट का फ्लो हो सकता है, अगर रेजिस्टेंस जो है क्या हो जाए, 0 हो जाए उस परिस्थिति में। तो यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि जो है सो कि इस पॉइंट का पोटेंशियल बताइए और इस पॉइंट, तो ये जो जितने सारे यहाँ से यहाँ तक ये वायर के पॉइंट्स हैं, इन सबके जो पोटेंशियल होंगे उन सबको आप इक्वल पोटेंशियल, सेम पोटेंशियल पे मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, अब मैं बात करूं इसके बीच में, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये वाला पोटेंशियल V2 है और इस पॉइंट का पोटेंशियल V1 है, क्या ये दोनों भी सेम आंसर है? नहीं। इसके बीच में एक प्रतिरोधक लगा है जिसका प्रतिरोध काफी ज्यादा है, तो ये पोटेंशियल कितना ड्रॉप करेगा, पोटेंशियल को कितना डिफर कर देगा? तो V बराबर IR, इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है I और इसका जो रेजिस्टेंस है R। ये जितना भी करके वोल्ट आया, इस बात को जरा समझिए। जैसे मान लीजिए मैंने सॉल्व किया और आ गया 12 वोल्ट, ठीक है। इस प्रतिरोधक का प्रतिरोध और इसके अंदर से जो करंट फ्लो हमने मल्टीप्लाई किया I इंटू R, और वो कितना गया 12 वोल्ट। दैट मीन्स व्हाट, मतलब ये कि यहाँ का जो पोटेंशियल होगा उससे 12 वोल्ट पोटेंशियल कम हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। दैट मीन्स अगर मान लीजिए कि इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर 20 वोल्ट था, अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल 20 वोल्ट था, तो ये कितना कर रहा है 12 वोल्ट, ये क्या करेगा इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा 8 वोल्ट। ये बात आपको समझ आ रही है, ठीक है। अब ये जो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया
8 वोल्ट। अब मैं पूछूं इस पॉइंट का बताओ, इस पॉइंट का बताओ, ये जो वायर है यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूअसली जो वायर है, इसके हर एक पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो 8 वोल्ट आप मान सकते हो, ठीक है, क्योंकि इनके जो रेजिस्टेंस होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, नेग्लिजिबल उसको मान सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक रेजिस्टेंस 0 है, आई से मल्टीप्लाई करेगा तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, पोटेंशियल गिरेगा ही नहीं, तो हर जगह पोटेंशियल क्या मान सकते हैं, 8 वोल्ट मान सकते हैं। ओके, तो ये जो है सो कि ध्यान हमको रखना है, ठीक है। तो जब भी वायर के 2 पॉइंट, किसी चालक तार के 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप की बात करेंगे, कि मैं बार बार पोटेंशियल ड्रॉप बोल रहा हूं, तो देखिए पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब है कि आप यहाँ पे जो पोटेंशियल है, यहाँ पे जो विभव है इस पॉइंट का, इससे कितना गिर गया, कितना डाउन हो गया, ठीक है। तो ये जो बीच में आपने प्रतिरोधक लगाया है वो कितना है, और जो है सो कि R, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है क्या, I। तो मैंने मान लिया था कि इसके अंदर जो करंट I फ्लो हो रहा है और जो R है उन दोनों का प्रोडक्ट आया 12 वोल्ट, मैंने माना था, ठीक है। तो जो है सो कि अगर 12 वोल्ट आया, और ये भी मैंने माना था कि अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल 20 वोल्ट है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, तो इस पॉइंट का अगर पोटेंशियल 20 वोल्ट है तो इसका मतलब है कि ये जो है 12 वोल्ट जो यहाँ से यहाँ तक ये रेजिस्टेंस जो है सो कि यूज कर रहा है, ये क्या कर देगा, उतना ड्रॉप कर देगा, उतना डाउन कर देगा, उतना गिरा देगा। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो कितना हो जाएगा, 8 वोल्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, ये जो वायर है इसके अंदर भी एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है, एक और रेजिस्टर लगा दिया, ठीक है, और इसमें फिर हमने निकाला यहाँ पे जो है सो कि अब यहाँ से यहाँ तक ये जो वायर है इसके हर एक पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो आप 8 वोल्ट मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जब जाएंगे, जब इस पॉइंट की बात करेंगे तो वो उस पोटेंशियल जो है सो कि इसका कितना होगा, क्या वो भी 8 वोल्ट होगा, आंसर है नहीं। ये जो हमने रेजिस्टर लगाए हैं, ये जो हमने प्रतिरोधक लगाए हैं उसका R और इसे जो करंट फ्लो है I into R वो मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ड्रॉप कर जाएगा। हमने I into R किया, इसका प्रतिरोध और इसके अंदर से फ्लो होने वाली करंट, ओम के नियम लगाया और मल्टीप्लाई किया, तो वो मान लीजिए आ गया आपका 6 वोल्ट। कितना आ गया, 6 वोल्ट। तो क्या होगा, ये अगर 8 वोल्ट पे है तो ये वाला पॉइंट पता है कितना पे होगा, 2 वोल्ट। कितना पे हो जाएगा, 2 वोल्ट पे हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है सो कि पोटेंशियल ड्रॉप होती चली जाती है, ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे परंतु एक और रेजिस्टेंस होता है जिसे हम आंतरिक प्रतिरोधक कहते हैं, और वो किसका होता है, वो इस सेल का होता है, वो इस बैटरी का होता है। तो आंतरिक प्रतिरोध हम किसे कहते हैं, जरा समझिएगा। इसे हम स्मॉल r से दिखाएंगे, ठीक है। क्या होता है कि जब विद्युत धारा सेल के अंदर से प्रवाहित होती है, जब विद्युत धारा सेल के अंदर से प्रवाहित होती है तो सेल के अंदर उपस्थित वैद्युत अपघट्य विद्युत धारा का विरोध करते हैं, विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं, जिसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। बात समझिए, जब करंट जो है सो कि फ्लो होती है एज ए डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा एक ही डायरेक्शन में हमेशा, तो जब करंट सेल के अंदर प्रवाहित होती है, विद्युत धारा जब सेल के अंदर निगेटिव टू पॉजिटिव जाती है तो सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, वैद्युत अपघट्य होता है, H2SO4 समथिंग जो भी उसके अंदर हम यूज करते हैं, वो क्या करते हैं, विद्युत धारा का अपोज करते हैं, विद्युत धारा का विरोध करते हैं, उनके मार्ग में जो है सो कि अवरोध उत्पन्न करते हैं, और उसी अवरोध को, उसी विरोध को, उसी अपोजिशन को इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, और इसे स्मॉल r से दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये आप वीडियो पॉज करके इस डेफिनेशन को लिखिएगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है, सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है, इसे हम हमेशा सिर्फ ऐसे कहेंगे कि इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध। मैं बार बार सेल का आंतरिक प्रतिरोध नहीं बोलूंगा। जब भी हम बोले बाह्य प्रतिरोध तो आप समझिए कि सेल के बाहर बात हो रहा है, सेल से बाहर कहीं वायर में रेजिस्टेंस अगर जुड़ा हुआ है तो उसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोलेंगे, बाह्य प्रतिरोध बोलेंगे, ठीक है।
और जो है सो कि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस बोला जाए, आंतरिक प्रतिरोध बोला जाए, तो आप ये समझ जाइए कि सेल के अंदर जो प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है, विद्युत धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न हो रहा है, उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो कई बार ऐसा लिखा हुआ देखेंगे E और यहाँ पे ऐसे मिलेगा R। तो कैपिटल E का मतलब सेल का EMF से है और स्मॉल r का मतलब इस सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उससे है कि इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है, R है। और प्रतिरोध का मात्रक आप जानते हैं ओम होता है। ठीक है, ओके। कई बार ऐसा भी दिखाया जाता है सेल के रेजिस्टेंस को, ये जो सेल है यहाँ से थोड़ा सा इसको ऐसे करके और यहीं पे सेल के जस्ट बगल में थोड़ा सा छोटा कुछ इस तरीके से ऐसे दिखाया गया होता है और R यहाँ ना लिख करके यहाँ पे ऐसे लिख दिया जाता है। तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि ये जो है वो जो है सो कि बाह्य तार में जोड़ दिया गया तो ये बाह्य प्रतिरोधक टाइप का बिहेव कर सकता है। तो आंसर है नहीं, आप इसको ऐसे कवर कर दीजिए। ठीक है, तो ऐसा कवर कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा सेल हो गया, सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें इसका EMF को कैपिटल E से दिखा रहे हैं और ये जो रेजिस्टेंस है वो सेल का आंतरिक प्रतिरोध ऐसे दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे डायग्राम में यूज करिए या यहाँ ना यूज करके आप सिर्फ ये रखिए। ठीक है, E, R ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को डायग्राम में दिखाना हो तो वैसे दिखा दीजिए, जैसे मैंने अभी दिखाया था, और नहीं दिखाना हो तो ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, तो प्रत्येक सेल का, प्रत्येक जो है सेल का अपनी जो है एक रेजिस्टेंस होता है और अपना एक EMF होता है। ठीक है, तो आंतरिक प्रतिरोध क्या है आपको समझ में आया? जब विद्युत धारा सेल के अंदर से प्रवाहित होती है तो सेल में उपस्थित वैद्युत अपघट्य विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं जिसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे छोटा r से सूचित करते हैं। ओके, तो ये हुआ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। क्या इंटरनल रेजिस्टेंस किसी फैक्टर पे डिपेंड करता है? क्या कोई ऐसी बात है जिस पे इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? आंसर है हाँ, डिपेंड करता है। देखिए, सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। मैं फर्स्ट पॉइंट आपको बताना चाहूंगा। पहला पॉइंट क्या है? सेल का जो फर्स्ट है वो है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध सेल का आंतरिक प्रतिरोध इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर दूरी के समानुपाती होता है। ठीक है, क्या होता है कि जो सेल का जो इलेक्ट्रोड लेते हैं, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है और ये जो नेगेटिव टर्मिनल है, इसके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम d से, स्मॉल d से दिखाएंगे और उसके वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जो स्मॉल r होता है वो समानुपाती होता है d। स्मॉल d क्या है? इलेक्ट्रोडों के बीच के डिस्टेंस। तो यहाँ पे आप ये बात समझ सकते हैं कि अगर सेल का जो दो इलेक्ट्रोड है अगर उनके बीच की दूरी ज्यादा हो तो रेजिस्टेंस क्या होगा? सोचिए, यहाँ से ज्यादा हो जाएगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और डिस्टेंस यदि कम हो जाए तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर क्या है? दूसरी बात क्या है जिस पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है? तो वो क्या है? इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल। ठीक है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल व क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, क्या होता है
कि जो इलेक्ट्रोड हम यूज़ करते हैं उसका जो एरिया होता है, ठीक है, जैसे आपने सेल बनाते समय देखिएगा तो उसमें क्या होता है, एक पॉजिटिव प्लेट होता है, एक नेगेटिव प्लेट होता है, ठीक है, जो मेटालिक होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसका जो एरिया होता है, उसका जो क्रॉस सेक्शन कह सकते हैं, जो उसका क्षेत्रफल होता है उससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होता है, यानी जो R है वो प्रोपोर्शनेट 1/A हो जाएगा। मतलब उसका एरिया अगर ज़्यादा हुआ तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, अगर एरिया कम हुआ तो इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोड हम लेते हैं उसमें जो पॉजिटिव प्लेट या उसी को नेगेटिव प्लेट बोलो इलेक्ट्रोड को, तो उसमें जो उनके एरिया होते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। और किस तरीके से डिपेंड करता है, अगर एरिया बढ़ा तो रेजिस्टेंस कम, एरिया घटा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये दूसरा फैक्टर था। तीसरा फैक्टर क्या है, तीसरा है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब वैद्युत अपघट्य की सांद्रता। वैद्युत अपघट्य की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब अगर सेल के अंदर जो आप इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं वो कितना कंसंट्रेटेड है। मैं सीधा आपको समझाने के लिए बोलूं तो आपको एक छोटा उदाहरण देता हूं। जैसे मैं आपको बोलूं कि भाई आप हाथ के इन 5 उंगलियों को पानी में डालिए, ठीक है, एज ए लिक्विड है तो उसके अंदर पानी में डालिए और ऐसे आप करिए तो आपको हल्का सा रेजिस्टेंस महसूस होगा, थोड़ा सा प्रतिरोध महसूस होगा और आपको ऐसा लगेगा कि इसके मोशन का अपोजिंग हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इसी हाथ को आप जो है सो कि किसी हनी जो शहद होता है उसके अंदर डालिए, जो काफ़ी गाढ़ा होता है, जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, जिसका कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होता है, तो अगर उसमें आप हाथ डाल कैसे करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ता है, तब जाके हाथ उसमें ऐसे ही चलता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अलग अलग तरह के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जिसमें जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ही ज़्यादा किसी चीज़ को फ्लो कराने में हमें फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। ये बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि अगर ये जो सेल है इसके अंदर जो हमने इलेक्ट्रोलाइट ले रखा है वो क्या होता है कि इसमें जो कंसंट्रेशन होता है इलेक्ट्रोलाइट का अपघट्य का उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो सांद्रता के समानुपाती होता है। क्या लिखिएगा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध सेल में उपस्थित वैद्युत अपघट्य के सांद्रता के समानुपाती होता है। तीसरा फैक्टर ये है जिस पर डिपेंड करता है। अब जितना ही कंसंट्रेटेड होगा रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, कंसंट्रेशन कम होगा, जैसे कि इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेटेड कम होंगे तो जैसे कि वो उनका रेजिस्टेंस कम, ठीक है। तो तीसरा फैक्टर ये है। इसी के साथ साथ मैं एक चीज आपको बता दूं, यहीं पे छूट गया था वो कि इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी से समानुपाती होता है, इलेक्ट्रोडों का जो क्षेत्रफल होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, कंसंट्रेशन के साथ सीधा रिलेशन है। लेकिन जो हम प्लेट लेते हैं वो कौन से पदार्थ का बना हुआ है उसके प्रकृति पर भी डिपेंड करता है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है वो इलेक्ट्रोड जिस प्लेट से बने होते हैं वो कौन से मटेरियल से बने हैं, कौन से धातु से बने हैं, इस पे भी डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी जैसे कि किसी भी मटेरियल से आप इलेक्ट्रोड बनाइए सबका जो है सेम होगा रेजिस्टेंस, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि मतलब किस प्रकार के पदार्थ से जो प्लेट बने हैं, इलेक्ट्रोड बने हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। तो पदार्थ की प्रकृति पर भी डिपेंड करता है कौन, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ये ध्यान रखिएगा। एक और फैक्टर है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वो है चौथा, और वो है टेम्परेचर पर, यानी कि ताप पर, ठीक है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो है वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। कैसे, जरा समझिए। जब सेल का टेम्परेचर बढ़ता है, जब सेल का तापमान जब बढ़ेगा तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जो वैद्युत अपघट्य होते हैं, उसका कंसंट्रेशन घटता है। मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ अगर गर्म होती है तो उसके अंदर क्या होता है कि जैसे कि उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, उसके अंदर जो है सो कि वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ जो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है कि स्पेस बढ़ जाता है, तो कोई भी चीज़ जो है फ्रीली आ जा सकता है, ठीक है। उसमें उतनी फ्रिक्शन का सामना नहीं करना पड़ता, ऑपरेशन का सामना नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो
टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ने से उसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ क्या हो जाता है, कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाता है, और कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा तो आर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, प्रतिरोध यहाँ पे घट जाता है। किसका, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है आर, वो वैध क्रमानुपाती होता है टेम्परेचर के, यानी R प्रोपोर्शनल 1/T। ठीक है, तो ये 4 ऐसे फैक्टर हैं जिसपे सेल का आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है। पहला कौन सा था, इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी पर जिसके वो समानुपाती होता है। दूसरा था इलेक्ट्रॉनों के क्षेत्रफल पर जिसके वो क्रमानुपाती होता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। और इलेक्ट्रॉन का जो प्लेट है वो किस प्रकार के पदार्थ से बना है उस पर भी डिपेंड करता है। और तीसरी बात ये थी कि सेल के अंदर जो हम वैद्युत अपघट्य लेते हैं उसके अंदर जो वैद्युत अपघट्य की सांद्रता है वो कितनी है, उसके कंसंट्रेशन पर भी आंतरिक प्रतिरोध डिपेंड करता है। और चौथा फैक्टर था टेम्परेचर। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको केयर करने की जरूरत है कि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ किसके साथ होता है, सेल के साथ होता है, इस सेल के साथ होता है। बाह्य भाग में ऐसा नहीं होगा। अगर वायर का रेजिस्टेंस बढ़ जाए, आपको याद होना चाहिए, आपने पढ़ा था कि R बराबर रो इंटू एल बाई ए। ठीक है, हमने पढ़ा था ना, R बराबर रो इंटू एल बाई ए। तो आपने ये पढ़ा था कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रिलैक्सेशन टाइम घट जाता है, और जब रिलैक्सेशन टाइम विश्रांति काल घट जाता है तो रो का वैल्यू क्या होता है, बढ़ जाता है। और जो रो का वैल्यू बढ़ेगा तो R का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। तो ध्यान रखिए, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो चालक तार का प्रतिरोध हो, बाह्य प्रतिरोधक का प्रतिरोध हो, उनका जो रेजिस्टेंस होता है वो हाई हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन किसी सेल का टेम्परेचर यदि बढ़े तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। और क्यों कम हो जाता है यहाँ पे हम अभी डिस्कस किया है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये 4-5 ऐसे फैक्टर हैं जिसपे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है, एक और आप दिमाग में रखिए कि अगर जो है सो कि कोई सेल ऐसा हम बनाएं, प्रिपेयर करें या बनाने का प्रयास करें जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो जाए, ऐसा हम प्रयास करें, इंटरनल रेजिस्टेंस हो ही ना। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस बिल्कुल नेग्लिजिबल हो, 0 हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइडियल सेल बोलेंगे, आदर्श सेल बोलेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा अभी संभव नहीं है, अभी ऐसा नहीं बनाया गया है। धीरे धीरे उस पर काम चल रहे हैं, बहुत सारे रिसर्चेज वगैरह हो रहे हैं, या जो भी जैसे कि अगर आप सुपर कंप्यूटर के विषय में सुने होंगे और जानते होंगे, तो इन सब चीज़ों को और आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, और जैसे कि कोई भी चीज़ है, हम साइंस में जब उसकी डिस्कवरी करते हैं, उस पर काम करते हैं, तो हमेशा चाहते हैं कि उससे बेटर, उससे बेटर, उससे बेटर। ठीक है, तो वही चीज़ है कि अगर इसका रेजिस्टेंस कम होगा तो क्या करेगा, विद्युत धारा में जो अवरोध उत्पन्न करता है वो काफ़ी कम हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। और जब इसका रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट जैसे कि अच्छे से फ्लो होगी और ज़्यादा एनर्जी मिलेगा हमको। ठीक है, उसके ऑपरेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो हीट एनर्जी में ये जितनी एनर्जी ये हीट में कन्वर्ट कर देगा वो एनर्जी हमको बचेगी, वो हम कहीं और यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो सेल है इसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ होता है, इसी के कारण ये पोटेंशियल को थोड़ा सा ड्रॉप करता है। ठीक है, जैसे कि छोटे स्तर पे हम लोग, छोटे लेवल पे जो बेसिक फंडामेंटल होता है 9th के स्तर पे, इसे हम लोग डिस्कस तो नहीं करते, लेकिन अभी आपको समझने की ज़रूरत है कि जब करंट जो है पूरे सर्किट में फ्लो करता है तो यहाँ से यहाँ तक जो पोटेंशियल होता है, ये जो इन दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप बोलते हैं, विभव पतन कहते हैं। अब मैं बोलूँ कि आप कैसे निकालोगे, तो आप आराम से निकाल सकते हो। अभी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि कोई भी रेजिस्टेंस आप लगाते हो, कोई भी प्रतिरोधक लगाते हो बाह्य परिपथ में, तो पोटेंशियल ड्रॉप कैसे होता है। तो मैं ये बता रहा था कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, R, और इस सर्किट में जो करंट फ्लो करे वो कितना है, I। तो I इंटू स्मॉल r, ये जितना प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है वो, और इसमें जो करंट फ्लो रहा हो उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये जो आपको मिलेगा ये क्या कहलाएगा, मतलब सेल का आंतरिक प्रतिरोध मल्टीप्लाई करंट, वो क्या होगा, ये जो आपका पोटेंशियल आएगा, ये जो आपका विभव आएगा उसको क्या बोलेंगे, विभव पतन बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो करंट में जब भी आप सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध से मल्टीप्लाई करें तो ये किसका वैल्यू देगा, सेल का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, सेल का जो विभव पतन होगा वो हमको मिलेगा। ठीक है,
तो इसको हम क्या बोलेंगे, विभव पतन, पोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है, ओके। तो जैसे कि ये था इंटरनल रेजिस्टेंस और उस पे वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये था। फिर पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और जो है सो कि सेल। तो सेल और सेल से रिलेटेड छोटे छोटे टर्म्स थे, इसे आप समझिए, याद रखिए और लिखिए, ठीक है, अच्छे से। इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में ये देखेंगे कि जो है सो कि ये जो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध जो स्मॉल आर होता है, उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, और इसका जो है करंट पर क्या इफेक्ट होता है, इसको भी हम लोग देखेंगे। ओके, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।